So, hello guys, I am Arman Khan. I am part of the technical team of GDSC, which stands for Google Developers Student Club. I am currently pursuing computer engineering and I am a student of third year, Anjuman Islam Kalsekar Technical Campus. So, today we have conducting Android workshop और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बात करूंगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो बिंदास आप चैट में पूछो बट सेशन के बीच में प्लीज माइक मत ऑन करना अपना क्योंकि आपको भी डिस्टर्ब होगा और मेरे को भी डिस्टर्ब होगा बट प्लीज बी चिल आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस चैट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑल सो टुडे आई एम गोइंग टू introduce you to Android development. So before that, is my voice proper to everybody? Hello. Yes, please proceed. Okay. So today I'll be introducing you to Android development. So before deep diving into that, अपन सीखते हैं पहले कि Android क्या है. So Android is basically an operating system that is used by nearly 2 billion people worldwide. Anything that is any device that is not made by Apple, any mobile phone that is not iPhone uses this operating system known as Android. So एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर, मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. So what we'll be learning today? We'll be learning the Kotlin programming language. If you are new to it, if you don't know anything about Kotlin, or if you don't know everything about programming at all, don't worry. I will teach you everything from the basics. Second, we will learn about the integrated development environment that is Android Studio. If you haven't heard about it, no issue. And third, we will be learning about Jetpack Compose. So, what is Kotlin? ये एक दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, एक हाई लेवल होता है और एक लो लेवल होता है. तो कॉटलिन हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इसका जो कोड होता है ना वो मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट होगा और फिर वो मशीन लैंग्वेज का जो कोड है वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा. मतलब कॉटलिन का कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, फिर वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा. जो कॉटलिन का कोड जो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है उसके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन. और जो मशीन का कोड जो मशीन एग्जीक्यूट करता है, जो मशीन अंडरस्टैंड कोड होता है जो बाइनरी में उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन. और कॉटलिन मेनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है. पहले जावा यूज होती थी बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो गूगल केम अप विद अ न्यू लैंग्वेज दैट इज कॉटलिन एंड इट इज रिकमेंडेड बाय गूगल टू ऑल द डेवलपर्स दैट दे यूज कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. सो अगर आपके पास पीसी है तो आप गूगल पे जाओ या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो और वहां पे सर्च करो कॉटलिन प्लेग्राउंड. कॉटलिन प्लेग्राउंड सर्च करोगे तो ये जो पहली ही लिंक आएगी उसको आपको ओपन करना है बस. सो मैंने ओपन ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे. सो जब आप ओपन करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने है. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कॉटलिन कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका जो कोड है ना वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बस इतना ही काम है उसका. तो in order to remove that from our learning process, I am directly doing this and on online code editor. So this is the most basic program of Kotlin. It might be visible to you. This I will select it. Okay. So what is this? If you don't understand anything about it, please don't worry. If first I will teach you about the basics. So if we click run here, our code will be converted, compiled and executed. So here we can see hello. That's it. So if you haven't already opened Kotlin Playground, please open it. Okay. So what is variable? अब हम एक वेयरहाउस में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से बॉक्सेस में कौन सी चीज है? मतलब एक बॉक्स है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर एक कुछ तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट हम कैसे बोलेंगे बंद बॉक्स में कि क्या है उसके अंदर?
तो हमें ऐसा ही होता है कंप्यूटर में भी। रैम होती है और हाई स्पीड होती है और बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, और बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं वैल्यूज। अब वो वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल अपने मेमोरी को नाम देना अलाउ करता है, मतलब अब बॉक्सेस को लेबल कर रहे हो बेसिकली। अब डिफाइन और यूज कैसे करेंगे हम वेरिएबल्स को, देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। सो इसके पहले आपको समझाता हूं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे जावास्क्रिप्ट में लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, फन हो गया, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसे हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। वो कीवर्ड्स की बात करो, सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज नहीं कर सकते। तो वैसे ही एक वैर एक कीवर्ड है जो स्पेसिफिकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। अब डिक्लेयर क्या करना, मतलब हम बेसिकली मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व कर रहे हैं जहां हम वैल्यू डालेंगे फ्यूचर में। तो वैल्यू उसी को बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अब और एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, वेरिएबल डेफिनेशन। तो वेरिएबल की डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, मतलब उस बॉक्स के अंदर हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं, मतलब जो हमने मेमोरी में जो जगह अपने लिए रिजर्व की है ना, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, ये हो गया वेरिएबल डेफिनेशन। मतलब एक नेम नाम का एक जगह मैंने मेमोरी में रिजर्व करके रखा हूं। अब उसको मैं दूंगा अपना नाम, बस। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। मतलब क्या किया मैंने, मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व किया, उस जगह को नाम दिया मैंने नेम, और उसके अंदर मैंने डाला एक वैल्यू जिसका वो है अरमान। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रिंट एल एन लिखना है और नेम लिखूंगा और रन करूंगा तो मेरा नाम उधर प्रिंट हो जाएगा, नीचे दिख के आ रहा होगा आपको, अरमान। प्रिंट एल एक फंक्शन है जो वैल्यूज की वैल्यू प्रिंट कर वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बी ओपनली आस्क इट इन द चैट्स। तो यही था। अब बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अब बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, किस टाइप की चीज पड़ी, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कॉटलिन के अंदर बेसिकली 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, डबल, फ्लोट। अब स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट को स्टोर करता है। जैसे अरमान हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, वो सारी चीजें स्ट्रिंग में स्टोर होती है। बुलियन की दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। मतलब या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इंटीजर में हम नंबर को स्टोर करते हैं, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपका एज हो गई, वो सब चीजें। अब इंटीजर में ना हम डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ बिना डेसिमल वाले नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कहा उसको कहाँ स्टोर करेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स को, तो उसको हम स्टोर करते हैं डबल या फ्लोट में। डबल और फ्लोट का यही डिफरेंस है कि डबल एक ज्यादा परसाइज होता है और फ्लोट कम परसाइज होता है। और डबल की जो साइज होती है, जो मेमोरी में रिजर्व होती है, वो ज्यादा होती है, वो 8 बाइट्स होती है, जबकि फ्लोट की सिर्फ 4 बाइट्स ही होती है। तो अभी हम इस सारे डेटा टाइप्स को एक एक करके देखेंगे। पहले तो मैंने अरमान दिखाई था। अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉटलिन स्मार्ट है, मतलब उसको पता होता है कि किस तरह की वैल्यू आपने असाइन की है वेरिएबल को। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं, हम नहीं वहां पे नहीं लिखते कॉन्स्ट, इंटीजर नहीं लिखते, कभी इंटीजर आपने यूज ही नहीं किया होगा वेरी जावास्क्रिप्ट में। तो वैसा ही कॉटलिन का भी, आप उसको सिर्फ वैल्यू असाइन करेंगे, वहां पे उसको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ आगे यहाँ कोलन लगाना है और लिखना है स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग की अरमान एक स्ट्रिंग है, मेरा नाम है, तो इसके लिए मैंने वहां लिख दिया स्ट्रिंग। बट ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर लिखना चाहते हो देन इट्स ओके। अब पेर एज 10। अभी ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू 10। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा तो वहां 10 प्रिंट होगा।
देखो अब हम देखते हैं बुलियन वैल्यू, वेर कोई भी एक नाम दे देते हैं हम इसको, बी एल, इसको देते हैं हम ट्रू। बी एल को प्रिंट करेंगे तो ट्रू प्रिंट होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि बुलियन की सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो अगर मैं इसको फॉल्स दूंगा तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। प्रिंट एलन का काम एक ही है, वैल्यूज को प्रिंट करना कंसोल में। और अब अगर आप इसको डेटा टाइप असाइन करना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, बट ये करने की जरूरत है नहीं। और अब दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, एक होता है डबल और एक है फ्लोट। फ्लोट और डबल में आप इजीली डिफरेंस बता सकते हो, क्योंकि फ्लोट की हर वैल्यू के आगे एफ लगा होता है। प्रिंट करूंगा ये दोनों को। हो गया। फ्लोट और डबल में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि अगर फ्लोट के आगे हमेशा एफ लगा होता है कंपलसरी। अगर ये फ्लोट के आगे एफ नहीं लगा, ये डबल। फ्लोट के आगे अगर एफ लगा है तो ये फ्लोट। फ्लोट और डबल में दो डिफरेंस है, डबल ज्यादा परसाइज होता है, मतलब उसके डेसिमल नंबर जो होंगे वो ज्यादा परसाइज होंगे। और फ्लोट की जो मेमोरी रहती है, मेमोरी स्पेस जो रिजर्व करते हैं हम रैम में, वो ज्यादा होती है, 8 बाइट्स। तो ये चार पांच टाइप के कॉटलिन में डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, बुलियन, इंट, इसको हम इंटीजर बोलते हैं, डबल और फ्लोट। अब हम दो तरह टाइप से दो कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने अब वैर देखा, और एक और कीवर्ड होता है जिसका नाम है वैल। वैल बेसिकली काम करता है कांस्टेंट का, मतलब वैल की जो एक बार डिक्लेयर हो गया और उसको वैल्यू असाइन हो गई, वो बाद में चेंज नहीं होगी। अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करोगे तो आपको एरर आए। वैल नेम, अब अगर मैं सरनेम को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ एरर आएगा। देखिए, वेल कैनॉट बी रीअसाइन, मतलब वेल में एक बार बॉक्स के अंदर आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ऑब्जेक्ट को बदल नहीं सकते, वो पैक हो गया एकदम, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, हम मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे आपको इज इक्वल्स टू साइन दिख रहा होगा। तो बेसिकली काम क्या करता है, इज इक्वल्स टू साइन बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट डालने का काम करता है, मतलब जो मेमोरी स्पेस जो हमने रिजर्व की है रैम के अंदर, उसके अंदर ये वैल्यू डालेगा। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल्स टू साइन को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं अभी वैल की यहाँ पे एक बार आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दी वैल में और उसको अपने बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। बट वेर के लिए ऐसा नहीं है, वेर को आप रीअसाइन कर सकते हो, मतलब मैं बदल सकता हूँ वापिस, बॉक्स के अंदर से ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डाल भी सकता हूँ। तो ये ए आर प्रिंट करेगा अरमान की जगह। मैंने क्योंकि मैंने वैल्यू पुरानी वैल्यू अरमान थी वो निकाल दिया और उसके अंदर ए आर डाला। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वेल सरनेम को बदल ही नहीं रहा हूँ, खान ही रख रहा हूँ। तो यही डिफरेंस था वैर और वेल में। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज नहीं कर सकते। पाइथन में अगर आप जानते हो पाइथन, तो उसमें टपल होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। मतलब एक बार बन गया वो तो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं एक्सप्रेशन की ओर। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन अलजेब्रा की तरह होता है, मतलब उसके अंदर एक वेरिएबल होता है, ऑपरेटर्स होते हैं और एक ऑपरेंड होते हैं। ये ऑपरेंड है एक फंक्शनल, एक कुछ चीज को
डिफाइन करता है, ऑपरेशन को डिफाइन करता है, मतलब एक सिंबल होता है वो, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उस सिंबल को डिफाइन करता है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर किसके ऊपर काम कर रहा है, कौन से नंबर्स के, कौन सी वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है, उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये जो ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों को कंबाइन करके प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज कोई भी हो, कॉटलिन हो या कुछ भी, उसको में बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो अगर मेरे पास दो नंबर है यहाँ पे, वैर नंबर 1 उसको मैं 10 दूंगा, वैर नंबर 2 उसको 20 दूंगा, और वैर सम, इसमें n1 प्लस n2। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे n1 और n2 ऑपरेंड्स है जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्लस साइन है ये ऑपरेटर है जो ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला। ये प्लस साइन भी एक तरह का ऑपरेटर है, जैसे मैंने बताया कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस भी उसमें से एक है, जैसे इक्वल्स टू हो गया, अभी प्लस देखे हम लोग। अब इसका सम प्रिंट करूंगा, मतलब 10 प्लस 20 30 प्रिंट होना चाहिए। मतलब n1 प्लस n2 हुआ, और उसकी जो जो सम आया वो हमने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, 30 प्रिंट हो गए। मतलब अगर ये मैं नंबर को चेंज करके 100 कर देता हूं तो ये 120 प्रिंट करेगा। सिंपल एज दैट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। अब मैंने बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। कुछ काम ऑपरेट इन कैटेगरीज के बेसिस पे क्यों डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमको ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स, वो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से बताने के लिए कि ये ऑपरेशन इस स्पेसिफिक फंक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम कैटेगराइज करते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, कॉटलिन भी देख लो या कुछ भी देख लो, तो उसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स हो गए, एक अर्थमेटिक होता है, एक लॉजिकल होता है, और एक असाइनमेंट होता है। तो इसमें से पहला टाइम हम देखेंगे अर्थमेटिक। अभी हमने जस्ट एडिशन देखा, एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को ऐड करता है बस। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, प्लस की जगह या ऑपरेटर बदल दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या कर रहा था, ऑपरेटर ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा था कि वो ऑपरेशन क्या होने वाला है। प्लस डिफाइन कर रहा है कि मैं दो नंबर को जोड़ूंगा, दो से ज्यादा नंबर भी जोड़ सकते हो बट दो नंबर को जोड़ूंगा, यहाँ पे हम दो देख रहे हैं। अब अगर माइनस करूंगा तो 100 माइनस 20 होगा, मतलब 80 प्रिंट होना चाहिए। हो गया 80 प्रिंट। अब माइनस की जगह मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100 और 20 को, तो सिर्फ ऑपरेटर को चेंज करूंगा। माइनस बता रहा था कि मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं। 10 इंटू 100 इंटू 20 होगा, ये 2000 प्रिंट हो गया। अब अगर दो नंबर को आपको डिवाइड करना है तो क्या करोगे, सिंपल स्लैश साइन यूज करोगे, 5। और अगर ये तो हमें रिमाइंडर क्वेश्चन रिटर्न, अगर आप रिमाइंडर चाहते हो तो परसेंट परसेंट साइन यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीजन, 0। ये रिमाइंडर रिटर्न हुआ। जब अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर रिटर्न हो तो आप परसेंट साइन यूज करोगे, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन रिटर्न हो तो स्लैश साइन यूज करना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 6 तरह के होते हैं, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग 7 तरह के होते हैं, कॉटलिन में 7 है। प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये ध्यान में रखना है कि जो प्लस प्लस और माइनस माइनस की वैल्यू है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, वो वेरिएबल के पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना, जैसे मैं यहाँ लगा रहा था अभी, वरना आपको ऑपरेशन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दूसरे आते हैं असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर करते क्या है, बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करते, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू इक्वल है, कौन सी वैल्यू इक्वल नहीं है, कौन सी वैल्यू इससे इक्वल और बड़ी है, कौन सी वैल्यू इससे इक्वल और छोटी। बस यही काम करते, मतलब बीच में हमें लगाना होता है सिर्फ n1 इक्वल, सम वाली वैल्यू हटा देता हूं मैं, टू। अब n1
इक्वल्स है n2 से 100 इज 100 इक्वल्स टू 220, नो इट इज नॉट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स। अब मैं यहाँ चेंज कर देता हूं, क्या 120 से बड़ा है, इज n1 ग्रेटर देन n2, ट्रू, तो ट्रू प्रिंट किया। अब स्मॉलर देन साइन यूज करूंगा, क्या n1 n2 से छोटा है, नहीं 120 से बड़ा है, छोटा नहीं, तो ये वापस फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक, अब हमें अगर चेक करना है कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम लिखते एक्सक्लामेशन एंड इक्वल्स, ट्रू प्रिंट करेगा क्योंकि 100 और 20 इक्वल है ही नहीं। और दो टाइप होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम लिखते हैं ग्रेटर देन की साइन और इक्वल्स। क्या n1 n2 से बड़ा है और या इक्वल है, नहीं, क्योंकि n1 n2 से बड़ा है, इक्वल नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 100, तो यहाँ दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू प्रिंट कर रहा है। और ऐसा ही एक और एक है, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये बेसिकली चेक करता है क्या n1 n2 से छोटा या इक्वल है, मतलब दो चीजों को चेक कर रहा है, इक्वालिटी चेक करता है या छोटा है या बड़ा है वो भी देखता है। अगर आप सिर्फ ऐसा देखोगे तो ये सिर्फ इक्वालिटी चेक कर रहा है। अगर आपको इसके साथ छोटा बड़ा है वो भी चेक करना है, तो उसके लिए आप ऐसा लिखते हैं कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और मैंने जैसे बताया था, तीन टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, कंपैरिजन या असाइनमेंट, और तीसरा होता है लॉजिकल। तो लॉजिकल बेसिकली दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करता है। मतलब लॉजिकल में तीन ही टाइप होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, एंड और नॉट। एंड चेक, अगर एंड में दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। और जो नॉट ऑपरेटर रहता है वो उल्टा रिटर्न करता है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, वन है तो जीरो रिटर्न करेगा, जीरो है तो वन रिटर्न करेगा। तो यहां लिखूंगा मैं n1 इक्वल्स टू n2, एन क्या n1 n2 इक्वल है, n2 की वैल्यू चेंज करता हूँ, 20 कर देता हूँ। हाँ, क्या n1 n2 इक्वल है, नहीं इक्वल। एंड दो बार एंड लिखना है, सिर्फ दो बार एंड का सिंबल देना है। क्या n1 n2 से बड़ा है। अब इसमें से एक कंडीशन तो ट्रू है, n1 इज ग्रेटर देन n2, बट एक कंडीशन फॉल्स है। मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए फॉल्स रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसीलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया। अब और क्या करता है, एक भी कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी के कंडीशन सेटिस्फाई होने दो या ना होने दो, फॉल्स होने दो या ट्रू होने दो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब दो लंबी लाइन, बस इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। दो बार पाइप ऑपरेटर को यूज करना है तो वो होता है और ऑपरेशन। ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि भले ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही बट ये वाली कंडीशन तो हो रही है ना। क्या n1 n2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, भले ही वो इक्वल ना हो बट बड़ा है, तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अब ये होता है, और एक होता है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या करता है, उल्टा रिटर्न करता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, बस इतना ही है उसका काम। इट रिवर्सेस द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, और वाइस वर्सा, मतलब अगर ट्रू रहा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम फंक्शन में आते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे फन कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो ये फन कीवर्ड करता क्या है, फन कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करता है। अब फंक्शन क्या होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखते हैं, बहुत सारे कोड में लिखते हैं तो कुछ कुछ कोड ऐसा होता है कि वो रिपीटेटिव होता है, मतलब वहां पे भी एडिशन हो गया, नीचे भी एडिशन हो रहा है, बीच में भी कई एडिशन हो रहा है। तो क्यों ना हम कोड को अच्छा दिखने के लिए, कोड को मोर रीडेबल करने के लिए एक फंक्शन बना दे जो एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फन कीवर्ड, फन। ये फन कीवर्ड यूज कर दिए, मतलब इससे हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। उसको नाम देंगे, कुछ कोई भी नाम दे दो आप, ऐड। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, आगे कोलन लगा दो, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और करली ब्रेसेस।
तो ये हो गया एक फंक्शन डिक्लेयर। फंक्शन फन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ओपनिंग करली ब्रेसेट ओपनिंग ब्रैकेट और करली क्लोजिंग ब्रैकेट। ये बेसिकली करता क्या है, फंक्शन को डिफाइन करता है। देखो यहाँ पे फंक्शन फन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो फंक्शन की बॉडी होती है। कुछ भी लिखो आप उसके अंदर, वो फंक्शन की बॉडी होती है। एक मिनट। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड, मतलब एक काम बार बार परफॉर्म कर सकता है। यूज टू परफॉर्म सिंगल एंड रिलेटेड एक्शन। अब इसके अंदर हम कुछ काम करते हैं, क्या करेंगे, एक एडिशन परफॉर्म करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, और उसके अंदर हम 100 प्लस 20 प्रिंट ln सम। मैं ये सब हटा दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने वो फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं किया। अगर वो कॉल ही नहीं कर रहे तो वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये जो फन मेन है ना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, बट ये ऐड है ना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको हमने को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल है उसका भी लॉजिक, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है बस। 120 प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल की कि भाई तू तेरा काम कर बस। अगर इसको मैं वापस हटा देता हूं तो 120 प्रिंट नहीं होगा। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो। वापस लाता हूं 120 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और जब ऐड हटा दे रहा हूं तो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। फंक्शन को कॉल करने का जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल है। फंक्शन का नाम लिखना है आपको और आगे से ब्रैकेट दे देना। रन करेंगे तो फंक्शन जो है ऐड फंक्शन वो कॉल होगा, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप उसको नहीं करते हो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल एज दैट। अब फंक्शन काम कर दिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आप चाहते हो वो जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो आपके मेन प्रोग्राम के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? एक रिटर्न कीवर्ड, आप उसका सिंटैक्स है कि आपको एक रिटर्न जो वैल्यू, जो जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो स्पेसिफाई करना है, और नीचे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। वो कैसे करते हैं? अब किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर, 5 टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसे हमने डेटा टाइप्स में देखे, इंटीजर, बूलियन, डेसिमल, और भी बहुत टाइप की वैल्यू रिटर्न। बट फिलहाल उन्हीं 5 पे हम फोकस करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर, क्योंकि सम एक इंटीजर है, 100 प्लस 20 कर रहा है, 100 प्लस 20 दोनों भी इंटीजर है, तो उसका जो रिजल्ट होगा सम 120 वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो आगे सिर्फ कोलन लगाना है, और उसकी जो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हमें लिख देना है। ये इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इधर लिखूंगा मैं इंट। इससे काम नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो लिख के काम नहीं होगा, हमें नीचे लिखना होता है रिटर्न सम। अब प्रिंट करूंगा मैं इसको, फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं कर रहा हूं, बाहर प्रिंट कर रहा हूं ऐड। तो ये 120 प्रिंट करेगा। क्यों इसने 120 प्रिंट किया? क्योंकि मैं जो सम जो भी कैलकुलेट हुआ है वो मैं मेन प्रोग्राम में रिटर्न करवा रहा हूं उसको। मतलब काम हो गया, जो काम होके जो रिजल्ट आया वो मेन प्रोग्राम में मैंने उसको रिटर्न करवाया। रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है, रिटर्न, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फिलहाल इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इंटीजर में लिखा हूं। अगर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना चाहते तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू होती है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंपली मेरा नाम, रन, तो अरमान प्रिंट किया। अब मैं इसको बुलियन भी रिटर्न कर सकता हूँ। बुलियन के लिए मैं लिख दूंगा ट्रू, और यहाँ पे लिख बताऊंगा कि बुलियन वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर। ट्रू प्रिंट हो। सिंपल है सिंटैक्स, फंक्शन का नाम, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, 2 ब्रैकेट, एक सेमीकोलन, इस टाइप की फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और फंक्शन की बॉडी ये 2 करली ब्रेसेस के अंदर आएंगी। अगर किसी टाइप की भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये 2 चीजें नहीं आएंगी,
किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो नहीं आएगा यहाँ पे, और नीचे रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा। अगर कोई किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो दो चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी फंक्शन में, किस टाइप क्या रिटर्न स्टेटमेंट और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो दो ही चीज करता है। अब फंक्शन आप चाहते हो कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फंक्शन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। मतलब हम फंक्शन को बताते हैं कि आपको इस और इस वैल्यू पे परफॉर्म करना है ऑपरेशन अपनी, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख, ये जो कर्ली वाले ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, अभी उसका काम यहाँ आता है। आप पहले सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट की यूज कर रहे हो, उसका वो ब्रैकेट का यूज होता है पैरामीटर्स के लिए। तो मैं इसको लिख दूंगा n1। अभी n1 किस टाइप की वैल्यू वो लिखना है विथ कोलन। अब n1 है इंटीजर, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट। n1 लिखा, कोलन लिखा, और किस टाइप की वैल्यू है अपनी n1 वो लिखा इंट। अगर ये बुलियन होती तो मैं यहाँ लिखता बुलियन, बट क्योंकि ये इंटीजर है, मैं चाहता हूँ n1 इंटीजर वैल्यू को कंटेन करे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट। अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना चाहते हो एक फंक्शन को, मतलब एक ने आपको 2 नंबर पास करने, 5 नंबर पास करने, तो सिंपली कोमा ऐड करना है, और मैं बोलूंगा नंबर 2 n2, और इसकी भी वैल्यू होगी इंट। और फंक्शन रिटर्न करेगा, मैं नहीं चाहता हूँ बुलियन रिटर्न करे, मैं चाहता हूँ वो इंटीजर रिटर्न करे, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट। और अब फंक्शन के अंदर सिंपली मैं n1 और n2 को प्लस करूंगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन n1 और n2 को ऐड कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है जो भी सम होगा उसका। बट ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगा, देखो नो वैल्यू पास, मतलब हमने इसको कोई वैल्यू दी ही नहीं किस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने तो डिक्लेयर तो नहीं किया कि आपको 100 प्लस 20 करना है, 120 करना है। हमने इसको क्या बोले, जो वैल्यू हम पास कर रहे थे को उस पे तो ऑपरेशन परफॉर्म कर, तो n1 प्लस n2 हमने ये किया है यहाँ पे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस करली ऊपर जाएंगे और जहां पे हमने फंक्शन कॉल किया था उसके अंदर जो जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम n1 और n2 की वैल्यू डिफाइन करेंगे, मतलब इन दो वैल्यू के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मैं चाहता हूँ ये 100 और 200 इन दो वैल्यू के ऊपर कुछ कोई तो ऑपरेशन परफॉर्म कर। 300 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने n1 n2 को 100 और 200 दिए। ये देखो n1 को 100 जाएगा, n2 को 200 जाएगा, ये दोनों प्लस होंगे। उस जो प्लस होगा जो 300 है उस सम को रिटर्न होगा, और जो सम है वो मेन फंक्शन में रिटर्न होके प्रिंट होगा। सिंपल। अगर आप चाहते हो यही काम आप बुलियन में करो तो भी कर सकते हो, मतलब आपको जानना है 100 और 200 में से छोटा नंबर क्या है, तो मैं फंक्शन का नाम सिर्फ बदलूंगा। बदलने की कोई जरूरत नहीं, नाम लॉजिकल होते, मतलब जो आपका कोड देख रहा होता है या फिर आपके लिए कन्वीनियंस के लिए होता है कि आपको पता चले फंक्शन का काम क्या है, तो नाम वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होते हैं। आप फंक्शन को कोई भी नाम रख सकते हो अनलेस एंड अनटिल इट्स अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, जैसे फन है, वैर है, रिटर्न, ये सब कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड है जो आप यूज नहीं कर सकते किसी को नेम देने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इसको बोलता हूँ कंपेयर, और यहाँ पे भी नाम दूंगा कंपेयर। अब देखो यहाँ पे नाम है कंपेयर, यहाँ पे नाम है ऐड, तो कंपेयर कभी कॉल ही नहीं हो रहा है, ऐड कॉल हो रहा है जो हमने डिफाइन ही मतलब बनाया ही नहीं है। ऐड अनरिजॉल्व रेफरेंस ऐड, हमने ऐड को कभी फंक्शन को कभी बनाया ही नहीं, हमने कंपेयर को बनाया, मतलब नाम चेंज किए सिर्फ फिलहाल। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर, और कंपैरिजन कर रहे, एडिशन नहीं कर रहे, मतलब 100 और 200 n1 और n2 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिंपली। तो हम इसको लिख देंगे RES, RES स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, n1 ग्रेटर देन n2 इक्वल्स क्या n1 n2 इक्वल है, तो क्या वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, फंक्शन सिर्फ बेसिकली वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। हाँ, और एक हमने एरर अभी देख सकते हो, हमने और एक इधर एरर मिस्टेक की है, हम रिटर्न कर रहे बुलियन की वैल्यू बट यहाँ लिखा हुआ इंटीजर, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बुलियन लिख दिया मैंने। मतलब क्या है, ये फंक्शन एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है। बुलियन वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। फॉल्स रिटर्न हुआ,
क्या 100 और 200 इक्वल है? नहीं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं पहले क्या 100 और 200 इक्वल है। अगर ट्रू है वो फॉल्स है, उस वैल्यू को हम RES वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और वो RES वेरिएबल हम मेन प्रोग्राम में रिटर्न कर रहे हैं और फिर वो मेन प्रोग्राम में प्रिंट होगा क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अभी अगर मैं इधर 200 की जगह 100 लिखता हूँ, 100 और 100 दोनों नंबर N1 और N2 इक्वल है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट हुआ। तो यही है फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन कोई वैल्यू प्रोसेस करके रिटर्न करता है और फंक्शन को अपनी खुद की वैल्यू कैसे देते हैं। फंक्शन को खुद की वैल्यू को देना बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट पासिंग। मतलब ये जो प्रोसेस है अपनी फंक्शन को खुद की वैल्यू दे रहे कि इन दो वैल्यूज पे तू प्रोसेस कर, इन दो वैल्यूज पे तू काम कर। एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग। और जो वैल्यूज हमने यहाँ डिफाइन बता के रखे ये दो N1 N2, इन इस जिसको मैंने हाईलाइट किया जो भी करली ब्रेसेस के अंदर है, करली ब्रैकेट के सर्कल जो भी ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। जो मैंने हाईलाइट किया हूं ना वो होता है पैरामीटर। ये जो यहाँ पे कोलन के बाद जो मैं फंक्शन में लिखा वो होता है रिटर्न टाइप, और लास्ट फंक्शन के लास्ट में होता है रिटर्न स्ट्रिंग कि किस वैल्यू को प्रोसेस करके क्या आप रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आते हैं। आपकी एज है और आपको चेक करना है कि ये बच्चा 18 के नीचे है या 18 के ऊपर, और उस हिसाब को आगे प्रोसीड करना है। समझो एक मूवी है जहाँ 18 के बच्चे अलाउड नहीं, 18 के बच्चे अलाउड है और 18 के नीचे वाले बच्चे अलाउड नहीं। तो कैसे डिसाइड करोगे किसको अलाउ करना है किसको डिस अलाउ करना है। तो उसके लिए होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हर डू हैव एनी डाउट। अगर रेस के आगे जगह हमने सम ही रखा तो कर रख सकते हैं ना, बताता हूँ। रेस की जगह सम, मैंने बताया था ना आपको कि आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो अनलिस एंड अनटिल इट्स नॉट अ कीवर्ड। तो अगर मैं सम दूंगा तो भी चलेगा। देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बट क्यों मैंने वहां पे RES लिखा, क्योंकि मैं ये N1 और N2 का जो एडिशन है वो नहीं हम स्टोर कर रहे। N1 और N2 का जो रिजल्ट है क्या वो ट्रू है क्या वो फॉल्स है हम वो स्टोर कर रहे। तो इसीलिए नेमिंग कन्वीनियंस के लिए मैंने उधर RES लिखा। मतलब RES स्टैंड फॉर रिजल्ट। पूरा नाम भी लिख सकता हूं मैं और रिजल्ट को ही रिटर्न करूंगा। आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या लिखना है, बट मैं ताकि लोगों को समझे कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा हो सकता है। अगर मैं वहां पे सम लिखूंगा और उसके अंदर वैल्यू रहेगी ट्रू और फॉल्स, तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा इसके अंदर कोई दो नंबर का एडिशन होगा। सम स्टैंड्स फॉर एडिशन, मतलब उनको लगेगा कि कोई तो दो नंबर का इसमें एडिशन। तो नेमिंग कन्वीनियंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कभी इंटरव्यू में देने जाओगे प्लेसमेंट के लिए तो नेमिंग कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी वेरिएबल को कुछ भी नाम नहीं दे सकते, एक मीनिंगफुल नाम देना होता है वेरिएबल को। इसीलिए मैंने उधर रिजल्ट की जगह सम की जगह रिजल्ट लिखा था। बट मैं सम भी लिख सकता हूँ वहां पे। सम क्या मैं सम ऐसा भी लिख सकता हूँ वहां पे, फिर भी एग्जीक्यूट होगा वो। देखो ट्रू लिख के आ रहा है मतलब 100 और 100 इक्वल। बट लोगों को समझ में आने के लिए और अपने आप को समझ में आने के लिए मैंने वहां सम लिखा। अगर आप अभी कोड कर रहे हो और वो 6 महीने बाद वो कोड देखोगे तो आपको भी वो समझ में आना चाहिए कि मैंने 6 महीने पहले क्या किया था। और अगर आप गलत नेमिंग दिए हो तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए नेमिंग कन्वीनियंस के लिए मैंने वहां पे रिजल्ट लिखा बस। अब आते वापिस आते कंडीशनल्स पे। तो कंडीशनल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, कॉटलिन इज नो एक्सेप्शन। कंडीशनल बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉक्स को ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं ये गिवन कंडीशन पे। कॉटलिन में 3 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, एक इफ होता है, एक इफ एल्स होता है और एक व्हेन होता है। अगर आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो व्हेन एक स्विच वाला काम करता है। मतलब जावा ये सब में स्विच होता है, कॉटलिन में व्हेन होता है। तो पहले इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। फंक्शन को मैं हटा देता हूं आपसे। मैं दो नंबर डिक्लेयर करूंगा। N1 को दे दिया 100
और n2 को दे दिया 200। दो नंबर है, वेरिएबल n1 जिसकी वैल्यू है 100, वेरिएबल n2 जिसकी वैल्यू है 200। अब मैं यहाँ पे सिंपली कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और कीवर्ड का नाम है इफ। देखो जो भी ऑरेंज में हाईलाइट हो रहा है वो कीवर्ड है, आप उसको कहीं किसी चीज वेरिएबल या किसी फंक्शन का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कीवर्ड है। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्ट्रिक्ट सिंटैक्स फॉलो करते हैं हम। अगर उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका कोड रन ही नहीं होगा, एरर आएगा। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ लिखना है आपको, उसके आगे दो ब्रैकेट लगाना है इफ, और आगे उसके आगे फंक्शन जैसा सिंटैक्स है, उसके आगे करली ब्रेसेस। अब ये करली ब्रेसेस के अंदर आएगी बॉडी इफ स्टेटमेंट की, और यहाँ आएगा कंडीशन। ये जो करली ब्रेसेस के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन रहेगी वो अगर ट्रू है तो जो ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमने डिफाइन किया वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट एल एन नंबर्स आर इक्वल, और मैं सिंपली n1 और n2 को कंपेयर करूंगा। n1, अब क्या होगा यहाँ पे, पहले हमारा प्रोग्राम n1 और n2 जो 100 है और वो जो 200 है वो दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों कंपेयर करके आंसर ट्रू है इसका, तो ये वाली प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है लोग, मतलब दोनों नंबर कम इक्वल नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे नीचे। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 100 और 200 इक्वल नहीं है। अगर 200 की जगह मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, मतलब नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या n1 और n2 इक्वल है, वैल्यू ट्रू है, तो इफ बॉडी के अंदर जो आपने डिफाइन किया हुआ है वो प्रिंट होगा, मतलब जो भी कोड लिखा हुआ है आपने वो एग्जीक्यूट होगा बेसिकली। तो अगर रन करूंगा मैं तो ये नंबर आर इक्वल प्रिंट हो रहा है। अगर ये नंबर इक्वल नहीं है, मतलब 100 और 101 इक्वल नहीं है, तो प्रिंट नहीं होगा कुछ भी। देखो इक्वल है तो प्रिंट होगा, n1 और n2 आर इक्वल, मतलब दोनों नंबर इक्वल है। मतलब अगर यहाँ ये जो कंडीशन दी हुई है वो अगर ट्रू निकली तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन जो यहाँ पे दी हुई है अपने ब्रैकेट के अंदर वो फॉल्स है, तो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखोगे पूरा स्किप हो जाएगा एकदम से। तो ये होता है इफ कंडीशन। आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करना है, कोई कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करना। उसके बाद और एक स्टेटमेंट होता है व्हेन स्टेटमेंट। अब एक वैल्यू की, एक जो वेरिएबल है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, मतलब नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नाम आपका अरमान हो सकता है, कुछ और हो सकता है। बुलियन तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होगा, बट डबल में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं और फ्लोट में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे वैल्यूज को हम कैसे टैकल करते हैं, मतलब अगर 1 है तो मैं चाहता हूँ ये वाला एग्जीक्यूट हो, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। अगर 2 है तो मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसमें हम यूज करते हैं वैन को। दूसरे लैंग्वेज में इसी को स्विच बोलते हैं हम, बट कॉटलिन में इसको बोलते हैं वैन। बट देख इसका ये सिंटैक्स है, वैन कीवर्ड, पैरामीटर और कंडीशन। मतलब अगर 1 है तो क्या प्रिंट करना है, 2 है तो क्या प्रिंट करना है, 3 है तो क्या प्रिंट करना है, और बीच में सिंपली हम इसको ये एरो कीवर्ड यूज करें, एरो यूज करेंगे। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं n1 को दूंगा 100 दे दिया मैंने, n2 हटा रहा हूं क्योंकि इसको सिर्फ एक ही वैल्यू लगती है। वैन वैन ऑरेंज हो गया, क्यों, क्योंकि वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड को आप कई किसी चीज का वेरिएबल या फंक्शन का नाम देने बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मीनिंगफुल रिजर्व वर्ड होते जो प्रोग्राम में रिजर्व होते, मतलब आप उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो वैन का सिंटेक्स था वैन कीवर्ड, उसके आगे आ गया ब्रैकेट, उसको मैं वैल्यू दूंगा n1, उसके आगे उसके बाद आई उसकी ब्लॉक। एक जो करली ब्रेसेस होता है उसके अंदर जो भी कोड होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। अब वैन की वैल्यू, n1 की वैल्यू है 100, एरो डैश एरो प्रिंट एलन नंबर इज 100। देखो वैन कीवर्ड है, उसके अंदर एक पैरामीटर है, एक ही वैल्यू दे सकते हो वैन कीवर्ड को, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इधर 100 है तो प्रिंट नंबर इज 100 प्रिंट होगा। सिंटैक्स यहाँ पे है वैन कीवर्ड
पैरामीटर और बहुत सारी कंडीशंस। फिलहाल वैन की एक ही वैल्यू दी है हमने, तो नंबर इज 100, नंबर इज 100 प्रिंट हो रहा है। अब मैं 101 कर दूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि N1 की जो वैल्यू है वो 101, 100 नहीं। अगर आप चाहते हो कि जब N1 की वैल्यू 101 हो और तब कुछ हो, तो आपको सिर्फ और एक बात लिखना होगा, when N1 is 101, print ln number is 101। अब प्रिंट होगा ये नंबर इज 101। अब इसको अगर मैं 102 कर दूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा फिर से, क्योंकि आपने जब n की वैल्यू 102 है तब क्या करना है बताया ही नहीं प्रोग्राम को, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे लिखते जाना पड़ेगा, जितनी वैल्यू आपको हैंडल करनी है उतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब अगर 102 है, मैं चाहता हूँ 102 पे प्रोग्राम प्रिंट करे कि नंबर इज 102, तो मैं यहाँ लिखूंगा 102 डैश के ग्रेटर देन की साइन प्रिंट ln नंबर इज 102। अब प्रिंट हो गए नंबर इज 102। अब अगर 3 करूंगा तो नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने 103 पे क्या करना है प्रोग्राम को बताया ही नहीं। तो ऐसा होता है ये वेन कीवर्ड। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी चीज को बोलते हैं हम स्विच। जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, उसमें वेन कीवर्ड स्विच होता है, और कॉटलिन में वो स्विच कीवर्ड वेन होता है। इतना ही डिफरेंस है। अब आते हैं इफ एल्स पे। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके बदले आपको क्या एग्जीक्यूट करना है वो आप एल्स के अंदर लिखते हैं। इफ इफ जैसा सिंटैक्स था वही लिखेंगे हम। n1 इज इक्वल्स टू 100 एंड प्रिंट ln नंबर इज 103। अब ये प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नंबर इज 103, सॉरी। तो हमने n1 वेरिएबल को डिक्लेयर किए, उसको 103 दिए, और हम चेक कर रहे हैं कि n1 की वैल्यू 100 है क्या नहीं। वैल्यू तो हमने दी 103, और हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या 100 है। तो ये वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कंडीशन हमने ब्रैकेट के अंदर डिफाइन की है, क्या n1 100 से इक्वल है, वो फॉल्स है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसकी अगर इसकी बदले हमने क्या प्रिंट करना है वो हम लिखते हैं एल्स के अंदर। तो एल्स क्या होता है? सिर्फ आपको लिखना है एल्स ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर एल्स की बॉडी प्रिंट एल एन नंबर इज नॉट 100। इसको रन करूंगा मैं, अब ये प्रिंट होगा नंबर इज नॉट 100। क्यों? एल्स की जगह हमने इसको बताया कि एल्स की जगह तो इफ की जगह, इफ की अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो देखो क्या प्रिंट कर। तो अब क्योंकि नंबर हमारा 100 से इक्वल नहीं है, हमने उसको 103 दिए, तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, नंबर इज नॉट 100। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ वैल्यू को, अब हमने n1 डिक्लेयर किया, उसको 100 वैल्यू दी, ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि 100 से इक्वल है, तो नंबर इज 100 प्रिंट होगा। नॉट ये जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नंबर इज 100 प्रिंट हुआ। अब अगर वैल्यू फिर से फॉल्स करता हूँ, 109 कर देता हूँ, तो नंबर इज नॉट 100 प्रिंट होगा। अगर ट्रू करता हूँ वैल्यू को तो नंबर इज 100 प्रिंट होगा। ऐसा होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ वाला एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यही डिफरेंस है इफ और एल्स के अंदर। ट्रू तो इफ प्रिंट होगा, फॉल्स तो एल्स प्रिंट होगा। तो ये इफ एल्स हो गया। अब अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, देन वी विल प्रोसीड टू nullability।
Hello, am I audible? Do you have any doubts? Hello. Any doubts? Shall I proceed? Okay, let's proceed. तो अब आते हैं हम नलेबिलिटी। अगर आपने एक वैल्यू डिफाइन किए और आप वो वैल्यू को एक बॉक्स से समझो, रैम के अंदर एक स्पेस रिजर्व किए, बट आप चाहते हो कि वो स्पेस खाली रहे, उसके अंदर आपको कुछ डालना ही नहीं, तो आप क्या करोगे? फिर तब आप यूज करते हो नल का। मतलब नल क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, जो बॉक्स है वो पूरा खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तब आप यूज करते हो नल का। मैं हटा देता हूँ इफ एल्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नल ऑरेंज हो गया, क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड है। अब प्रिंट करूंगा N1 को, नल प्रिंट हो। नल क्या बता रहा है कि आपका जो बॉक्स है उसका नाम N1 है, बट उसके अंदर कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ भी नहीं। अब मैं नल के आगे उसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ तो वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे 10। 10 प्रिंट हो। अगर आप वो बॉक्स को खाली रखना चाहते हो, स्पेस को खाली रखना चाहते हो आपके मेमोरी के अंदर, तो आप बोलते हो नल, तो नल प्रिंट हो। नल मतलब स्पेस खाली। और अगर आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो स्ट्रिंग, तो ये एरर देगा। क्यों एरर दिया इसने? डेटा टाइप डिफाइन किया, मैंने बताया कि ये इस बॉक्स के अंदर इस टाइप की वैल्यू रहने वाली, बट फिर भी इसने नल एरर क्यों थ्रो किया? क्यों? क्योंकि अगर जब आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन करोगे तो उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, अब ये नल प्रिंट करेगा। नल प्रिंट की, इसीलिए मैंने बोला था कि आप सिर्फ इतना ही जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे सिर्फ इतना ही किया करो, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाना है तो ये सब याद नहीं रखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं नलेबिलिटी। नलेबिलिटी मतलब एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपको अगर वो वेरिएबल को पूरा कंप्लीटली खाली रखना है और कुछ भी वैल्यू उसको असाइन नहीं करनी, तब आप उसको यूज करोगे नल कीवर्ड का। और अगर आप एक डेटा टाइप बता रहे हो कि इस बॉक्स के अंदर किस तरह का वैल्यू रहने वाली है, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क यूज करना कंपलसरी है, वरना आपको एरर आए इस तरह का। तो एक क्वेश्चन मार्क यूज करना कंपलसरी, तो इसी को हम बोलते हैं नलेबिलिटी। अब इतना सब हो गया। आपने आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो एक चीज का नाम सुनोगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उप्स। उप्स करके नाम सुनोगे। कुछ भी चीज आप डेवलप कर रहे हो, कुछ भी चीज आप बिल्ड कर रहे हो, कोई भी ऐप वेबसाइट बना रहे हो, वहां पे आप उप्स इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, मतलब इसे भाग नहीं सकते, आपको ये यूज ही करना होगा। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। फंक्शनल में हम फंक्शंस पे काम करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। तो कॉटलिन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मतलब इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। क्लास क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बिल्डिंग बनती है, बट बिल्डिंग बनने के पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास को कैसे डिफाइन कर, सेम सिंटैक्स है, ऐसा ही, बट फन कीवर्ड की बदले हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास जगह हम एम से लिखूंगा, वो ऑरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड है। अब क्लास लिख दिया आपने, उसके आगे उसका नाम लिखना है। समझो मैं नाम लिखता हूँ कार, ये हमारा क्लास डिफाइन हो। क्लास क्या करेंगे? क्लास एक ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है वो हम समझते हैं, बट फॉर नाउ
जस्ट रिमेंबर क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट बना दिया, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब ये ब्लूप्रिंट है तो मैं मेन फंक्शन के अंदर एक उसकी बिल्डिंग बनाऊं, तो कैसे करेंगे हम, वेर उस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन देते हैं। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जैसे लिखा ऑरेंज हो गया, कीवर्ड है वो, तो यूज नहीं कर सकता मैं उसको, उसके आगे वन लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम जो कि है कार, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्लास, क्लास का नाम, उसके आगे ब्रैकेट, उसके आगे उसकी बॉडी जो करली ब्रेसेस के अंदर हो, ये हो गया हमारा बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। और ये हो गई बिल्डिंग। ऑब्जेक्ट है मतलब जो ब्लूप्रिंट के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्या बिल्डिंग बननी चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करना है अपने फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर सिंपल है, वेर कीवर्ड, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम और ब्रैकेट। इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, बस कुछ भी यूज नहीं किया उसके अंदर, कुछ भी मतलब काम नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, उसको यूज नहीं किया अब तक। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के, अब इसके अंदर कुछ हम काम करते हैं, मतलब क्लास के अंदर हम अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। मतलब अगर एक कार है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका कलर हो सकता है, उस किस मॉडल की है, किस कंपनी की है, और उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, हेडलाइट ऑन करना, डोर खोलना, हॉर्न प्रेस करना। तो अब मैं लिखता हूँ, फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो सेम रहेगा, फन ऑन, और सिंपली मैं यहाँ प्रिंट करूंगा, प्रिंट एल एन ऑन रेस्ट। अब भी कुछ भी नहीं होगा, देखो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैं क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया बट उसको कहीं कॉल ही नहीं किया मैंने। अब डायरेक्टली फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। मैंने यहां समझो मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ लिखा हॉर्न, तो कुछ भी नहीं होगा, एरर आएगा उल्टा। देखो एरर आया, हॉर्न अनरिजॉल्व रेफरेंस हॉर्न, मतलब हॉर्न फंक्शन हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। मेन फंक्शन के हिसाब से ऑन फंक्शन कभी डिक्लेयर बना ही नहीं है, तो क्या कॉल करेगा जब बना ही नहीं। बट ऑन फंक्शन हमने क्लास के अंदर डिफाइन की, तो इस वाले ऑन फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट वन को लेके। तो उसका क्या सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट का नाम, इन दिस केस इट इज ऑब्जेक्ट वन, डॉट ऑपरेटर, ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है आपको उसको हम डॉट ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फंक्शन का नाम ऑन। अब लिख के आएगा हॉर्न प्रेस्ड, हॉर्न प्रेस्ड। देखो मैं इसको हटा देता हूं, फिर एरर आया, अनरिजॉल्व रेफरेंस हॉर्न। अब एरर नहीं है, हॉर्न प्रेस्ड। अब इसके अंदर हम और एक नीचे फंक्शन डिफाइन करते हैं, फन, फन कीवर्ड, एड लाइट ऑन। अब ये जब अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर भी लिख के आएगा हॉर्न प्रेस्ड। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिए बट इसको कभी कॉल ही नहीं किया। अब नीचे सिर्फ लिखूंगा ना हेडलाइट ऑन, फिर एरर आएगा। क्यों, क्योंकि मेन प्रोग्राम के हिसाब से हमने जो हेडलाइट ऑन वाला जो फंक्शन था वो कभी कॉल ही नहीं की, मतलब कभी बनाया ही नहीं। कहीं बनाए, कहीं नीचे दिख रहा नहीं है आपको हेडलाइट ऑन, कहीं दिख रहा है क्या। हेडलाइट ऑन एक फंक्शन है जो क्लास के अंदर, और जो भी क्लास के अंदर डिफाइन करोगे आप वो सिर्फ एक्सेसिबल है ऑब्जेक्ट के जरिए, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहां सिर्फ लिखूंगा ऑब्जेक्ट वन डॉट। अब हेडलाइट ऑन, ऑन प्रेस्ड और हेडलाइट ऑन, ये दोनों ऑन लिख के आएगा। देखो ऑन प्रेस्ड हेडलाइट ऑन।
मैंने इसको अगर हटा देता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो हेडलाइट ऑन वाला जो फंक्शन है वो एक्सेसिबल नहीं है, और फंक्शन मेन फंक्शन को पता नहीं वो हेडलाइट ऑन वाला फंक्शन है किधर, तो एरर थ्रो करेगा, एरर। हेडलाइट ऑन। तो ये था हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये वर्ड आप याद रखो, आपके करियर में बहुत यूज होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस चीज से आप भाग ही नहीं सकते। कि आपको सिंटैक्स मैंने बता दिया, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी क्लास की बॉडी, उसके अंदर आप डाल सकते हो वेरिएबल्स या फंक्शन। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन किया हूँ, एक फंक्शन का नाम है हॉर्न, दूसरे फंक्शन का नाम है हेडलाइट ऑन। और ये दोनों फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले क्लास क्या होता है, क्लास होता है बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बिल्डिंग बन गई उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है हॉर्न और हेडलाइट ऑन, इसको आप ऑब्जेक्ट के जरिए ही एक्सेस कर सकते हो। इसको अगर आप हटा दोगे, एरर आए, देखो, because all both these functions are accessible via object only। अगर ये फंक्शन को मैं क्लास के बाहर लिखता हूं तो फिर एरर आएगा, क्योंकि क्लास के अंदर हेडलाइट ऑन वाला फंक्शन है ही नहीं। देखो, और जी क्योंकि ये फंक्शन है क्लास के बाहर है, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता। देखो, ऑन प्रेस्ड, हेडलाइट ऑन। सो अब हमारे सेशन को चालू होके 1 घंटा हो गया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अभी हम ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो काइंडली आस्क, बेझिझक पूछो। You can turn your mic on, or you can simply ask in the chat. We will continue at 8:25 after 10 minutes.
ठीक. Am I audible? Hello. Yes, you are. Okay, so it's 8:25, 8:26. We can continue now. Is my screen visible? Yes. Okay. So before going on break, हमने देखा कि का ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है. और क्लास होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट बेसिकली. एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास. अगर कहीं भी आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखोगे तो लिखा होता है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. So basically, it's the building that is built upon that blueprint. That is an instance of class. Object it is an instance of class. अभी हम इसी को चीज को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. ये जो फंक्शन कीवर्ड था जो बाहर दिखा था क्लास के, वापस क्लास के अंदर लेके जाता हूँ. इसको रन करूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन कीवर्ड क्लास के अंदर है. क्लास के अंदर जो भी चीज होती है वो एक्सेसिबल ओनली वाया ऑब्जेक्ट. तो उसको वापिस मैं ऑब्जेक्ट 1 लिखता हूँ. अब एग्जीक्यूट होगा ये. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमने सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन की. क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम बोलते हैं मेथड. ये फंक्शन फन लाइट्स ऑन, हेडलाइट्स ऑन, ये फंक्शन एक मेथड है. क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको हम अलग से बोलते हैं मेथड. तो ये फंक्शन को मैं अगर क्लास के बाहर लेके आया, नाउ दिस इज अ फंक्शन, बट ये क्लास के अंदर है. दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मेथड. तो वर्ड को याद रखना, मेथड. अब क्लास के अंदर आप फंक्शन के साथ साथ मेथड्स के साथ साथ वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो. तो कार क्या हो सकता है? मॉडल. मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं बोलता हूँ. रन कर. तो मॉडल की वैल्यू हम पहले इधर प्रिंट कर. क्या लिखूंगा मैं? फन कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ फंक्शन, डिस्प्ले मॉडल. और इसके अंदर सिर्फ लिख दूंगा प्रिंट लाइन. एल स्टैंड्स फॉर लाइन मॉडल. और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने मॉडल को कॉल ही नहीं किया. तो यहाँ लिखूंगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले मॉडल. फिर भी कुछ नहीं प्रिंट होगा क्योंकि जो मॉडल की जो वैल्यू है वो खाली है. अब एक क्लास है, उसके हम अलग अलग बहुत अलग तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. मतलब एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो वो कैसे करते हैं देखते हैं. हमने ऑब्जेक्ट 1 बना दिया, इसको मैं हटा देता हूं. अब ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं. सेम सिंटैक्स रहेगा. ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्लास का नाम जो कि है इस बार का. तो 2 ऑब्जेक्ट बनाए हमने, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2. इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम क्लास के अंदर के जो 3 फंक्शंस उसको कभी कॉल ही नहीं की. अब 2 ऑब्जेक्ट तो बना दिया, ये ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? और मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज अलग हो और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज अलग हो. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने उसके लिए जो मॉडल की वैल्यू है मैं चाहता हूं अलग हो. ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए मैं चाहता हूं कि मॉडल की वैल्यूज हो वोल्वो. और जो ऑब्जेक्ट 2 बनाया उसके लिए मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो BMW.
तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का. कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज अ क्लास. मतलब एक ब्लूप्रिंट है, आपको बिल्डिंग बनानी है, तो जो प्रोसेस होता है ब्लूप्रिंट से लेके बिल्डिंग बनने तक का, उसमें उसके बीच में क्या होता है, उसमें बीच में होता है कंस्ट्रक्शन का काम. इसीलिए कीवर्ड यूज हुआ, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. मतलब ब्लूप्रिंट से लेके जो बिल्डिंग बन गई उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको हम कंस्ट्रक्शन का वर्क बोलते हैं, इसके लिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. अब कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट एक खाली है. फंक्शन के केस में यहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं. क्लास के केस में हम कॉटलिन में हम यहाँ कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे. कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. मतलब एक ब्लूप्रिंट है, एक बिल्डिंग है, हम वो बिल्डिंग बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर विल बिल्ड दैट बिल्डिंग. तो यहाँ पे सिंटैक्स सेम है, जैसे पैरामीटर का सिंटैक्स था हमने फंक्शन में देखे, वैसा ही सिंटैक्स है. यहाँ लिखूंगा मैं मॉडल कोलन, मॉडल की क्या टाइप है, इन दिस केस इट इज अ टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग लिखूंगा. अब फिर एरर आया, कुछ भी नहीं होगा इसमें. क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा हूं मॉडल स्ट्रिंग, बट यहाँ पास कुछ भी नहीं किया, इसीलिए. तो जब कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यू कैसे पास करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब, इस वाले जो खाली ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा उसके अंदर से. तो यहाँ पे मैं इसको पास करूंगा वोल्वो, और दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करूंगा पीएमडब्ल्यू. अब एरर नहीं होगा और कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम मैंने यहाँ वैल्यू तो ले लिया बट उसको प्रोसेस ही नहीं किया, किसी को असाइन ही नहीं किया. तो वो कैसे करूंगा, यहाँ पे जो कोड से उसको हटा दूंगा और यहाँ सिंपली लिखूंगा मॉडल और प्रिंट मॉडल करूंगा. तो अब प्रिंट होगा पहले के ऑब्जेक्ट 1 के केस में वोल्वो और ऑब्जेक्ट 2 के केस में बीएमडब्ल्यू. बट कब प्रिंट होगा, जब मैं ये फंक्शन को जो मेथड है उसको कॉल करूंगा तब. सिंपली मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले मॉडल. तो इसके केस में प्रिंट करेगा बीएमडब्ल्यू या वोल्वो को, सॉरी वोल्वो प्रिंट हो गया. देखो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट 1 नाम दिया उसको, और उसको वैल्यू मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किया वोल्वो. जो यहाँ पे वैल्यू आई वो मॉडल नाम के वेरिएबल को असाइन हुई और वो प्रिंट हुई. अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ भी मॉडल है यहाँ भी मॉडल है, तो इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ मॉडल नेम. अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए, कंस्ट्रक्टर का टाइम है स्ट्रिंग क्योंकि वो एक टेक्स्ट है, और जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आया वो हमने क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को डिफाइन की, तो उसका नाम, एट्रीब्यूट का नाम है मॉडल नेम. मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वोल्वो वाली जो है वो यहाँ आएगी और यहाँ से वो यहाँ आएगी और यहाँ से फिर वो मॉडल नेम को असाइन होगी. तो अब हम प्रिंट और वो जो मॉडल नेम है वो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे मॉडल नेम. यहाँ पे वोल्वो प्रिंट हुआ. अब मैं जब ऑब्जेक्ट 2 को लेके सेम मेथड कॉल करूंगा, तो बीएमडब्ल्यू प्रिंट होगा. देखो वोल्वो प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट 1 को लेके जब मैंने कॉल किया, और ऑब्जेक्ट 2 को लेके बीएमडब्ल्यू प्रिंट हुआ. अब मैं अगर ये बीएमडब्ल्यू यहां से हटा देता हूं तो एरर आएगा, नो वैल्यू पास्ड. यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ मर्सिडीज. मर्सिडीज प्रिंट हुई. सो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ हमने क्लास डिफाइन की जिसका नाम है कार. उस क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन की उस क्लास के अंदर जिसका नाम है मॉडल, उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग, और उसको हमने एक मॉडल नेम प्रॉपर्टी को असाइन किए और उस प्रॉपर्टी नेम को हमने प्रिंट किए. ऐसा आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और बहुत सारे कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखूंगा एक मॉडल नंबर, यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं कॉमा डाल के, उसको हम बोलेंगे मॉडल NO. ये होगा इंटीजर टाइप का, इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा INT क्योंकि मॉडल नंबर नंबर रहता है.
और यहाँ में मॉडल NO। अब इसको ये दोनों इसको हटा देता हूं, फन डिस्प्ले मॉडल नंबर। क्या प्रिंट करेगा? सिंपल काम करेगा ये, प्रिंट LN मॉडल नंबर। प्रिंट तो नहीं करेगा, बट मॉडल नंबर को मॉडल NO वाली जो वैसे हम वैल्यू पास करेंगे वो असाइन होगी। प्रिंट तब करेगा जब ये फंक्शन मेथड को हम कॉल करेंगे नीचे से। बट यहाँ पे फिलहाल एरर आएगा, देखो आप क्या एरर, मॉडल NO इज नॉट पास्ड। हमने सिर्फ मॉडल का नाम पास किए, मॉडल नंबर नहीं पास किए। तो वो कैसे करेंगे? जैसे फंक्शन के केस में देखा था, हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉमा, क्योंकि एक मॉडल इंटीजर है, अगर इसको मैं ट्रू देता हूं, बुलियन वैल्यू देता हूं, फिर एरर आएगा। देखो, बुलियन रिटर्न डज नॉट कंफर्म टू एक्सपेक्टेड टाइप इंट। हमने इसको क्या बोले यहाँ पे? इंटीजर, बट पास क्या किए? बुलियन। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर पास करूंगा तब वो एक्सेप्ट करेगा। बट और एक एरर आएगा, क्योंकि हम दूसरा जब ऑब्जेक्ट बनाए तो उसमें हमने मॉडल नंबर पास नहीं की, तो वो कैसे करेंगे? कॉमा 900। अब कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ दोनों मॉडल के नाम प्रिंट हुए। अब मॉडल नंबर प्रिंट करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे? नीचे करेंगे object1 डॉट डिस्प्ले मॉडल नंबर। सेम object2 के लिए भी करना पड़ेगा। अब ये 100 प्रिंट करेगा, फिर 900 प्रिंट करेगा। देख, पहले नाम प्रिंट किया दोनों गाड़ियों का, और फिर मॉडल नंबर प्रिंट किया दोनों गाड़ियों का। वोल्वो मर्सिडीज, यहाँ पे वोल्वो है, मर्सिडीज है। दोनों जब ऑब्जेक्ट बनाए, तो जब कंस्ट्रक्टर को पास किए और फिर असाइन किया हमने, मॉडल यहाँ आया, वोल्वो है, वोल्वो पहले इधर आएगा, फिर मॉडल नेम नाम के वेरिएबल को असाइन होगा और प्रिंट होगा। सेम फॉर ऑब्जेक्ट 2, मर्सिडीज है तो मर्सिडीज पहले मॉडल को असाइन होगा, फिर मॉडल नंबर नहीं, हाँ, बट मर्सिडीज है, यहाँ आएगा, फिर मॉडल को असाइन होगा, फिर मॉडल नेम को असाइन होगा। सेम फॉर मॉडल नंबर ऑल्सो, मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर इधर आएगा, और फिर मॉडल नंबर NUMBR को असाइन होगा मॉडल NO से। और सेम फॉर 900 ऑल्सो। सो 900 है, पहले वो मॉडल NO को असाइन होगा, फिर मॉडल NO से अब मॉडल नंबर को असाइन होगा। अब ये असाइन वाला स्किप कर सकते हो पूरा कंप्लीटली, अब डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, हम देखते हैं अभी। तुम्हें यहाँ पे मॉडल है, नेम, मॉडल नेम वगैरह कोई वेरिएबल है ही नहीं। देखते हैं प्रिंट होता है नहीं। प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज है ना, वो डायरेक्टली अपने क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते, आपको उसको असाइन कंपलसरीली करना ही होगा। डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि हम मॉडल को डायरेक्टली असाइन नहीं कर रहे, पहले उसको मॉडल नेम को असाइन कर रहे, फिर उसको मॉडल नेम को एक्सेस कर रहे, हम डायरेक्टली मॉडल को एक्सेस नहीं कर रहे। तो ये अब रन होगा। कुछ तो इशू आया यहाँ पे, क्या है? हाँ, हाँ, ठीक। देखो, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमने पास किए, इन दिस केस देयर आर 2, उसको हम वोल्वो और 100 पास किए, उसको फिर हमने इनिशियलाइज किए। इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पास करना और फिर उसको क्लास के अंदर किसी और वेरिएबल को असाइन करना, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ये वर्ड याद ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। और फिर उस ऑब्जेक्ट दो वैल्यूज को हमने प्रिंट किए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मैं तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, वेर ऑब्जेक्ट 3, सेम का क्लास का नाम, जो कि एक कार, दो कंस्ट्रक्टर, उसको नाम देते हैं BMW, और उसको हम बोलते हैं 400। ऑब्जेक्ट बन गया, बट फंक्शन कभी कॉल ही नहीं हुआ। मर्सिडीज 900 100 ही प्रिंट हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 बना तो दिए, इनिशियलाइज भी कर दी, बट ये दो मेथड को कॉल ही नहीं किए कभी हमने। उसको हम नीचे करते, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, 3 3। अब प्रिंट होगा BMW और 400। देखो, अरे
मॉडल नंबर ओके, नेम डालना है ना। BMW और 400 प्रिंट हुआ। पहले क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर का काम क्या है? मॉडल नंबर को प्रिंट करना। अगर मैं मॉडल नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ तो डिस्प्ले मॉडल करके फंक्शन बना है, उसका काम है मॉडल नेम को प्रिंट करना। तो अब ये दो बार मॉडल नंबर को मैंने कॉल किया, तो इसीलिए दो बार मॉडल नंबर प्रिंट हो रहा है, नेम और नंबर नहीं प्रिंट हो रहा। इसको हटा दूंगा। डिस्प्ले मॉडल, डिस्प्ले मॉडल, डिस्प्ले मॉडल का काम क्या है? मॉडल नेम को प्रिंट करो, रन करूंगा। अब प्रिंट होगा BMW और 400। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर। क्लास नेम ब्रैकेट के अंदर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स। दिस constructor, why known as constructors? Because between the designing the blueprint of the object and the building is itself, the process between the blueprint and the building itself is known as construction. Constructor are used to construct the object, constructor are used to initialize the object. यही इसका काम है कंस्ट्रक्टर्स का। अब आता है इनहेरिटेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बेसिकली चार पिलर्स होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना। आप टीवी चलाते हो तो टीवी काम कैसे कर रहे हो आपको पता नहीं होता, इंटरनल क्या वायरिंग है, क्या सर्किट यूज है, आप सिर्फ टीवी देख रहे होते। क्योंकि क्यों? क्योंकि जो जैसे किस तरह से टीवी कंस्ट्रक्ट हुई, किस तरह से काम हुई, वो सारी चीजें आपसे एब्स्ट्रैक्टेड, हिडन, इसके लिए उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा पिलर, दूसरा होता है एनकैप्सुलेशन। क्लासेस और ऑब्जेक्ट को ही हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। हम और ऑब्जेक्ट को एक क्लास में एनकैप्सुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स। वो अभी आज के सेशन में नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली सर्च इट ऑन गूगल एंड इट विल गिव बेस्ट एग्जांपल्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के केस में इस चीज को आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, मतलब भाग ही नहीं सकते। इनहेरिटेंस आपको कंपलसरी पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो एस्केप कर ही नहीं सकते इस चीज को। क्या होता है इनहेरिटेंस बताता हूँ। आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। इनहेरिटेंस मतलब किसी की प्रॉपर्टीज कोई और इनहेरिट कर रहा है। मतलब मम्मी पापा की प्रॉपर्टीज हम उनके बच्चे एज इनहेरिट करते हैं, हम उनके जैसे दिखते हैं या उनकी पर्सनैलिटीज को इनहेरिट करते हैं। किसी के मम्मी पापा जब गुजर जाते हैं तो उनका बच्चा उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। एक्चुअल प्रॉपर्टी, या दिखना या उनकी पर्सनैलिटी नहीं, एक्चुअल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पेपर, बिल्डिंग, फ्लैट हो गया, वो इनहेरिट करता है। उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही होता है। दो क्लास होती है और एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, तो उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। इसको मैं हटा देता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे। तो पहले इनहेरिटेंस के में दो क्लासेस होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास कैसे पता चलेगी कौन सी क्लास पेरेंट है? तो पेरेंट क्लास के पहले हमेशा ओपन लगा होता है, ओपन कीवर्ड लिखा हुआ रहता है, OPEN। देखो ऑरेंज हो गया, क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिजर्व्ड है, कीवर्ड है रिजर्व्ड है, यूज नहीं कर सकते आप उसको, वेरिएबल का नाम दो। मतलब मैं यहाँ पे ओपन नहीं लिख सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ओपन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। कीवर्ड को आप वेरिएबल का नाम देने, फंक्शन का नाम देने, मेथड का नाम देने, कंस्ट्रक्टर का नाम देने, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर का नाम देने यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। ओबीजे, ओबीजे कीवर्ड नहीं तो यूज कर सकता। किसी चीज का नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे मॉडल नेम हो गया, डिस्प्ले मॉडल हो गया, डिस्प्ले मॉडल नंबर हो गया, ओबीजे हो गया, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल, एक फंक्शन, एक कंस्ट्रक्टर, एक किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको नाम देते हैं। जैसा मेरा नाम अरमान है, मैं कैसे आइडेंटिफाई, लोग कैसे पहचानेंगे मुझे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं अरमान? मेरे नाम से। मेरी पहचान क्या है? मेरी नाम। वेरिएबल की पहचान क्या है? उसका नाम। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो मैंने हाईलाइट किया ओबीजे, वो आइडेंटिफायर। यहाँ पे लिखता हूं अगर मैं वैर N1, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है? N1। क्यों? N1 वेरिएबल का नाम है। मतलब जो
स्पेस मैंने मेमोरी के अंदर रिजर्व किया और जो उसको नाम दिया वो n1. n1 is the identifier to identify that particular space reserved in the memory to store the value 10. वो बताने के लिए से किया था मैंने. अब इनहेरिटेंस पे वापस आते. तो पेरेंट क्लास जो जिससे इनकी चाइल्ड क्लास वैल्यूज को इनहेरिट करेंगी उसके पहले हमेशा लगा होता है ओपन कीवर्ड. ओपन कीवर्ड है तो समझ जाने का कि ये पेरेंट क्लास है और कोई तो एक चाइल्ड क्लास होगी जिससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है. तो हम नीचे बनाते इनहेरिटेंस होता है कैसे. तो एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं. कार का चाइल्ड क्लास क्या हो सकती है. व्हील हो सकती है, उसके टायर हो सकते हैं. चाइल्ड क्लास बनाऊंगा क्लास टायर. अब इनहेरिट कैसे करेगा ये कार क्लास को. सिंपल है, कोलन लगाना है, ऐसा कोलन, और यहाँ पे क्लास का नाम देना. अब यहाँ पे एरर आएगा, देखते हुए एरर क्या है. देखो फिर वही एरर आया, पैरामीटर फॉर मॉडल नॉट पास, पैरामीटर फॉर मॉडल नंबर नॉट पास. ये हमने क्लास को इनहेरिट किए, जैसे यहाँ पे हमने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया बट यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किए, इसीलिए एरर आया. यहाँ पे हमारे दो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली मॉडल कॉमा मॉडल एन ओ. अब फिर एरर आया या नहीं आया, देखते. आया है. क्यों आया. क्योंकि हमने मॉडल और मॉडल एनओ बना तो दिए बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना, टायर क्लास का बना, इसीलिए एरर आ रहा है यहाँ पे. उससे पहले आपको बता देता हूँ इनहेरिटेंस का सिंटैक्स. क्लास का नाम, चाइल्ड क्लास का नाम, उसके जो कंस्ट्रक्टर होंगे वो कोलन, सुपर क्लास का नाम, इन दिस केस इट इज कार, और उसके जो कंस्ट्रक्टर होंगे वो, उसके फिर बाद आएगी बॉडी. एक क्लास के बहुत सारे चाइल्ड क्लास हो सकते हैं. मतलब कार क्लास है तो उसको टायर एक चाइल्ड क्लास है और एक क्लास हो सकती है, जैसे उसका हो गया सीट. तो सीट भी एक चाइल्ड क्लास हो सकती है. तो ये है इनहेरिटेंस. मतलब टायर क्लास कार क्लास को इनहेरिट कर रही है. इनहेरिटेंस मतलब क्या, उसके जो प्रॉपर्टीज है ना एक्सेस कर रही. जैसे हम हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होते, हमारी आंखें, हमारी आवाज, पर्सनैलिटी, हमारा जो दिखते हैं हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस. अब हाँ, अभी अब एरर आ रहा, तो एरर क्या था देखते. ये वाला एरर क्यों एरर आ रहा है. ये अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो एरर नहीं आएगा. देखो नहीं आया एरर. बट अगर इसको कमेंट को हटाता हूँ, कमेंट, हाँ कमेंट भूल गया था बताना. कंट्रोल स्लैश दबाओगे ना कहीं भी आप, ऐसे कमेंट होता है. कमेंट वाले जो भी ग्रीन में जो दिख रहा है ना आपको, वो लाइंस को कंपाइलर इग्नोर कर देता है. मतलब कमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस या डिबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है. तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस फंक्शन डिस्प्लेस मॉडल नंबर. कोई आपका कोड पढ़ रहा है और आप चाहते हो कोड को समझ जाए पढ़ के, तो आप कमेंट्स का यूज करते हैं. और ये कमेंट्स का दूसरा पर्पस होता है डेवलपमेंट के टाइम. तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डिफाइन दिस फंक्शन टुमारो, ऐसा लिख सकता हूं ताकि आपको कल याद आ जाएगा कि ये फंक्शन को अंदर बॉडी के अंदर मेरे को कुछ तो कोड लिखना है जो मैंने कल डिसाइड किया था कि मेरे को आज इसका कोड लिखना है. तो ये जो लाइन है पूरी, जो ग्रीन में जो भी दिख रहा है आपको, वो कंपाइलर इग्नोर करेगा. वो सिर्फ देखो इग्नोर कर दिया, कोई एरर ना है, कुछ नहीं है. अब इसको कमेंट को हटाना कैसे, वही कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा, कमेंट हट जाएगा. देखो कमेंट हट गया. देखो बहुत सारे एरर है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, ये वो. अब ये सब एरर क्यों आए. मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास तो कर दिया बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ही नहीं कुछ.
कंस्ट्रक्टर किसका है? कार क्लास का, और कार क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे तो एरर आ रहा है, तो उसको फिक्स कैसे करते हो देखते हो। पहले और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखते हैं, और एरर आना चाहिए, बहुत सारे एरर आना चाहिए। देखो ये एरर, इसका एरर है और इसका एरर है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सक्लामेशन, 4 एरर है। अगर मैं ये हटा देता हूँ ना, तो आपको ये एरर नहीं आएगा। सब कंस्ट्रक्टर हटा दिया मेरे पूरे प्रोग्राम से। हाँ ये एक एरर। मैंने बता देता हूँ एरर क्यों आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं। कंस्ट्रक्टर 2 थे पहले, एक मॉडल था और एक मॉडल नंबर था। अब यहाँ नहीं, तो अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ असाइन हो ही नहीं पा रही है, तो प्रिंट क्या करूंगा, इसीलिए। तो इसको हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ कोट। अब कोई एरर नहीं आया, सब फिक्स हो गया। दिस इज बेसिकली क्लास। क्लास मतलब बेसिकली इनहेरिटेंस। क्लास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्लास, एक क्लास से दूसरे क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते, जैसे हम अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते। उसका सिंटैक्स क्या है? क्लास का नाम, चाइल्ड क्लास का नाम जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर होंगे उसके वो, सुपर क्लास और ऑप्शनल पैरामीटर। अभी इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है, वरना हम इसमें प्रॉपर्टीज को एक्चुअली इनहेरिट करते। बट दिस इज ऑल अबाउट क्लास। यस, समवन इज रेजिंग देयर हैंड। सर ये वाला कोड ना थोड़ा बाउंसर जा रहा था, मैं कब से अब ट्राई कर रहा था आपके साथ कम्युनिकेट करने का। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक न्यू कोड बना के प्रॉपर ये वाला करते ना, ये क्लास जो का? वाला है, हाँ क्लास का एक न्यू कोड, वो वही कोड यूज करके वो थोड़ा बाउंसर जा रहा है। फिर एक न्यू प्रॉपर स्टार्टिंग से इनहेरिटेंस फिर वो बताओ कि क्लास और ऑब्जेक्ट बताओ? ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अभी जो लास्ट में जो हाँ, टॉपिक चल रहा जो है वो। इससे पहले हुआ वो। हाँ ठीक है, ठीक है। पूरा खाली कर दिया मैंने, ये ऑटोमेटिक हाँ आता है, इसको हटाओ। थैंक यू कुछ सर। भी नहीं है यहाँ पे। तो कार कॉटलिन प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? फन मेन। कंपलसरी हर कॉटलिन प्रोग्राम में रहेगा ही। इसको प्रिंट करते हैं, हेलो। प्रिंट होगा हेलो कॉम। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिल्डिंग है तो उसके पहले बिल्डिंग की डिजाइन होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है उसका, एक टेम्पलेट होता है उसका, उसको हम बोलते हैं क्लास। ब्लूप्रिंट मतलब एक एक्चुअली बिल्डिंग नहीं होती, उसका सिर्फ एक, हमें एक ओवरव्यू होता है, ब्रॉड ओवरव्यू, किस तरह की बिल्डिंग बन रही है, उसका एक एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता ब्लूप्रिंट का, सिर्फ एक ओवरव्यू होता है कि किस तरह की बिल्डिंग फ्यूचर में बनने वाली, उसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड्स। बताता हूँ तो क्लास कैसे। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहीं भी आप इसका डेफिनेशन देखोगे यही है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इतना याद रखना है, ब्लूप्रिंट। क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास का नाम देंगे, क्या नाम दो इस बार, एम्प्लॉई बोलते हैं इसको। क्लास का नाम, ब्रैकेट, ये हो गया हमारी क्लास बन गई। क्लास एम्प्लॉय नाम की क्लास बन गई। क्लास बनी मतलब क्या? एक ब्लूप्रिंट बनाया हमने कि किस तरह का वो बिल्डिंग फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी, एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाया हम। अब इसके अंदर होंगे वैल्यूज, वेरिएबल्स और
मेथड्स मतलब फंक्शन, बट फंक्शन जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड्स। तो एम्प्लॉय की क्या प्रॉपर्टीज है? एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, तो वही सब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ये वेरिएबल्स क्या बन जाएंगे? क्लास की प्रॉपर्टीज बनेंगी। बताता हूं। वेर emp नेम होता है वेर emp एड्रेस, वेर emp कॉन्टैक्ट। एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? द बिल्डिंग दैट इज बिल्ट, और ब्लूप्रिंट से जो बिल्डिंग बन गई उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट से जो बिल्डिंग ब्लूप्रिंट के ऊपर बनी, जो बिल्डिंग हमें जिस तरह की बिल्डिंग बनाती थी वो बना दी हमने, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का फॉर्मल डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? वेर वेरिएबल जैसा ही है, ऑब्जेक्ट का नाम, उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉई 1। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, अनलेस एंड अनली इट इज नॉट अ कीवर्ड, कुछ भी हो सकता है। फिर आएगा क्लास का नाम। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आएगा, देखते क्या एरर है। ओके, इसको छोड़ो। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखो हेलो कॉटलिन प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देता हूं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सब खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि पहली बात तो हमने बिल्डिंग ब्लूप्रिंट और बिल्डिंग बन गई, उसके जो बीच का जो प्रोसेस था कंस्ट्रक्शन का, वो स्किप कर दिया एकदम से। मतलब कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ही नहीं। क्यों? इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, कुछ भी फंक्शन नहीं बनाए, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सब खाली। तो हम यहाँ बनाते हैं एक फंक्शन। क्लास के अंदर फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे मेथड। प्रिंट एम्प्लॉई नेम बोलेंगे इसको। ये क्या प्रिंट करेगा? और एक फंक्शन बनाते, मेथड बनाते, प्रिंट एम्प्लॉई एड्रेस। और एक फंक्शन बनाते, प्रिंट एम्प्लॉई कॉन्टैक्ट। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हम क्लास के अंदर, 3 फंक्शन बनाए हम, मेथड बनाए हम क्लास के अंदर। एम्प्लॉय एक क्लास है, एम्प्लॉय 1 करके एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय तो नहीं होगा, 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो क्या मैं हर बार हर एम्प्लॉय के लिए अलग से उसका नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट करके वेरिएबल बनाते रहूंगा इस तरह से? वेर emp1 नेम, वेर emp2 नेम, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। इससे बहुत ही हैसल हो जाएगा सब चीजों का। तो उससे क्या, उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको अवॉइड करने के लिए मैं करूंगा एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाऊं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो वैल्यूज है सब खाली पड़ी है, उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। और हमें हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब आपके पास 10 एम्प्लॉय, तो आप 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे। उन 10 के 10 एम्प्लॉय का एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, एक कॉन्टैक्ट होगा। तो उसका जो ब्लूप्रिंट, जो स्ट्रक्चर होगा में ऑब्जेक्ट का, वो होता है क्लास। और जो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में एक्चुअली लिव कर रहा है, मतलब जो बिल्डिंग जो ऑलरेडी बन गई, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक मिनट। ठीक, मेरा बिल्ला चिल्ला रहा। तो हर एम्प्लॉय के मेले एक एम्प्लॉय 1 नेम, एम्प्लॉय 2 नेम, एम्प्लॉय 3 नेम नहीं कर सकता। तो क्या करूंगा? एक टेम्पलेट बनाऊंगा और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। एम्प्लॉय 1 नेम, एम्प्लॉय 2 नेम की जगह एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय 3 का ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा अलग अलग। अब उस एम्प्लॉय ब्लूप्रिंट से लेके बिल्डिंग के बीच में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसी के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली आप कंस्ट्रक्टर का फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो यही है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मतलब बिल्डिंग है, बनानी है, तो बनाने का जो प्रोसेस है ब्लूप्रिंट के
बिल्डिंग में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्टर का। वो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी वेरिएबल ले लिए। अभी तीनों वेरिएबल को हर एम्प्लॉय के लिए हमें अलग कंस्ट्रक्टर पास करना हो, देखते हैं। पहले पहले मैं लिखूंगा नेम, नेम टाइप होगा स्ट्रिंग, और एक है हमारे पास एड्रेस, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और एक कॉन्टैक्ट है। तो ये जो लिखा हो ना मैंने ब्रैकेट के अंदर, वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द क्लास। अब यहाँ पे एरर आएगा, देखो क्या एरर आता है। नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। क्यों? कंस्ट्रक्टर तो हमने बना दिए बट उसको कोई वैल्यू पास ही नहीं की। फंक्शन बनाए, फंक्शन के अंदर पैरामीटर है बट आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं की, तो एरर आता। सेम फॉर क्लास, कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन किए बट कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो एरर आता है। तो यहाँ पे हम देता हूं, उसको वैल्यूज देते। एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट का ARMAN, उसका एड्रेस 12 कुछ भी, मुंबई, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मेरे ख्याल से स्ट्रिंग होना चाहिए क्योंकि एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। फिलहाल 1211 समझ लो। अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर लेके यहां तक आ गया बट उसको कभी यूज ही नहीं किया मैंने। मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? EMP नेम प्रिंट कर रहा हूँ, नेम नहीं प्रिंट कर रहा। मैं अगर नेम प्रिंट करने की कोशिश करूंगा ना, इसको पहले अब एक्सेस करते हैं। EMP1 डॉट प्रिंट EMP नेम, देखो क्या होता है। देखो अनरिजॉल्व रेफरेंस नेम, ये एरर क्यों आया? जो कंस्ट्रक्टर का आपने जो वैल्यूज पास किए ना, यहाँ पे नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट, वो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं नेम को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वजह से एरर आता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसको रीअसाइन करना पड़ता है किसी और वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैंने EMP नेम लिखा हो तो उसको मैं नेम असाइन करूंगा जो यहाँ पे आया है। EMP एड्रेस है उधर, उसको मैं एड्रेस असाइन करूंगा जो मैं कंस्ट्रक्टर में ADDR लिखा हूं, ADDR। और EMP कौन कॉन्टेक्ट करके एक वेरिएबल है, उसको मैं कौन असाइन करूंगा। अब एरर नहीं आएगा। अब प्रिंट होगा अरमान, देखो। अरे हाँ, यहाँ पे बदलना भूल गया। EMP, हाँ प्रिंट हुआ, देखो अरमान। क्यों प्रिंट हुआ ये? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास किया, मतलब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो खत्म किया, और उसको एम्प्लॉय नेम करके एक वेरिएबल लिया। जो नेम वैल्यू जो अरमान यहाँ से यहाँ पे आई, उसको यहाँ से मैंने EMP नेम यहाँ पे असाइन किया और उसको प्रिंट किया। सेम थिंग उसके एड्रेस के लिए भी कर किया हमने, और सेम थिंग उसको कॉन्टैक्ट के लिए भी किया। तो उसको प्रिंट करते हैं। पहले एड्रेस प्रिंट कर दो। ठीक है ना? देखो क्या प्रिंट होगा, EMP1। अरे हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव रहती है। मतलब क्या? अगर ई कैपिटल है और ऑब्जेक्ट में आपने स्मॉल लिख दिए तो एरर आएगा, जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ किया। देखते देखो, EMP1 स्मॉल केस में, मैंने EMP1 यहाँ क्या लिखा हूँ, कैपिटल केस में लिखा हूँ, तो एरर आता है। EMP1 मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया, इसका एरर आता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती है। कुछ होती है, कुछ नहीं भी हो सकती, बट एंड्रॉइड में कॉटलिन और जावा दोनों केस सेंसिटिव। तो इसके लिए आपको इसका नाम ध्यान में रखना है कि अगर आपने केस का ऊपर नीचे नहीं करना। अगर मेरे यहाँ पे ई वेरिएबल में ऑब्जेक्ट के नाम में ई कैपिटल है, बट जब मैं ऑब्जेक्ट से फंक्शन को, मेथड को कॉल कर रहा हूँ तब ई छोटा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अब क्या प्रिंट हुआ? मेरा नाम प्रिंट हुआ, मतलब एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हुआ,
एम्प्लॉय का एड्रेस प्रिंट हुआ और एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट हुआ। अब क्लास क्यों यूज करते हैं? एक एम्प्लॉय है, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें 1000 लोग काम करते, तो मैं नहीं करते बैठूंगा ना EMP1 नेम, EMP2 नेम, EMP3 नेम, EMP1000 नेम, EMP1000 एड्रेस, EMP599 कॉन्टैक्ट, ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। तो वहां पे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। कोड को रीयूज कैसे करते हैं? जैसे फंक्शन में हम एक ही कोड को बार बार रीयूज करते, वैसे ही क्लास में हम एक ही कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं, ताकि कोड जो रहे वो छोटा रहे, कोडिंग कम करना पड़े और कोड ज्यादा रीडेबल हो, अच्छा दिखे और मेंटेनेबल रहे। तो मैं और एक एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय है तो 1000 एम्प्लॉय के वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा मैं 3000, 1000 एम्प्लॉय के 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। सेम सेम सिंटैक्स, यहाँ पे मैं नाम अलग देते हो। तो वही सेम टॉपिक फंक्शन को कॉल करते क्लासेस के अंदर वाले। ठीक है, एक एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट प्रिंट किए। एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट प्रिंट किए। देखो, ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है। 3000 वेरिएबल बनाने से अच्छा हमने कितने बनाए ऑब्जेक्ट बनाएंगे? 1000 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर मैं यही चीज बिना ऑब्जेक्ट के करता तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? 2 ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा मेरे को 6 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय 1 के 3 वेरिएबल, एम्प्लॉय 2 के 3 वेरिएबल। इसीलिए कोड को यूज करने के लिए हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब जो ब्लूप्रिंट जो इंजीनियर्स बैठ के डिजाइन करते हैं ना, ब्लू पेपर पे ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, वो होता है क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्लूप्रिंट के बेसिस पे जो बिल्डिंग एक्चुअल में बनती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ताकि कोड अपना जो है ना प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में मोर रीयूजेबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 6 वेरिएबल बनाने से बजाय 2 ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ, और उसको 3 वैल्यूज पास किए कंस्ट्रक्टर को। क्यों? कि जैसे मैंने बताया, ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग बनने के बीच का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का फॉर्मल डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो यही है क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अभी मैं और एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय बना सकता हूँ, उसका नाम देंगे हम एम्प्लॉय 3। और उसको हम अलग वैल्यूज पास करेंगे। और उसकी वैल्यूज प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी उमा, नाका और 1221, पहले अरमान प्रिंट होगा, उमर प्रिंट होगा ना, उमा ना प्रिंट होगा। देखो, अरमान प्रिंट हुआ, फिर मैं अरमान की एड्रेस प्रिंट हुई, कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट हुआ। उमर प्रिंट हुआ, सागिना का प्रिंट हुआ और उसका एड्रेस प्रिंट हुआ। फिर उमा प्रिंट हुआ, उसका एड्रेस प्रिंट हुआ, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो प्रिंट हुआ। तो मैंने 3 एम्प्लॉय बनाया, उनके 9 वेरिएबल बनाने की बजाय 3 ऑब्जेक्ट बनाया, एक टेम्पलेट बनाया और उसके अंदर मैंने उन प्रॉपर्टीज डिफाइन किया कि वो एम्प्लॉय की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। उसका नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। और 3 ऑब्जेक्ट बना के मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज को इनिशियलाइज किया और प्रिंट किया। यही है अपना क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक ब्रॉड ओवरव्यू से सोचो। एक कंपनी है, उसमें 1000 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और हर एम्प्लॉय के 10-10 प्रॉपर्टीज है, तो मतलब मेरे को 10,000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो वही काम मैं कैसे कर सकता हूँ? एक क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर 10 वेरिएबल बनाऊंगा और 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो 10,000 वेरिएबल की बनाने की बजाय मेरे 10,000 ऑब्जेक्ट से काम हो जा रहा है। तो इसीलिए हम वो यूज करते हैं क्लास को। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द बिल्डिंग दैट बिल्ट इटसेल्फ, and the constructor is used to initialize the object, must build that building, construct that building. I hope you understood. Siddiq, any doubts? पूछ नो लो। सर, थैंक यू। समझ में आया ना अच्छे से?
यस सर। कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। यस सर। If you have any doubt, please write your message in the chats. If you have no doubt, then we can end the session here. It's already been 2 hours. We started at 7:10. It's 9:15 now. Tomorrow we will learn about more about object throttling, and then we will deep dive into Android development, the actual Android development. Today we simply learned the language that is used to build Android applications, not the Android development. Tomorrow we will start learning what is Android development, how to develop Android applications from tomorrow. So thank you guys for joining and have a good night.